अब देखो, अभी तक हम लोग सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर चुके थे, है ना। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी वहां पे बैंकिंग ऑफ रोड की, और बाद में बात करी थी हमने रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की। अब जो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क। तो हेडिंग डालो वहां पे वर्क। और सबसे पहले यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ करो। अब डायग्राम में क्या बोल रहा हूं मैं? डायग्राम में बोल रहा हूं कि यहां पे ग्राउंड है, तो यहां शो कर रहे हैं ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर हमने क्या किया है? एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया है। ग्राउंड है, ग्राउंड पे हमने क्या किया? एक ब्लॉक को लाके वहां प्लेस किया। ब्लॉक का मास m है, और अब इस ब्लॉक पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स F। और ध्यान है, अभी हम जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट। तो इस ब्लॉक पे अब हम क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो, वैसे तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि ये फोर्स हमने बॉडी पे अप्लाई किया है, लेकिन बॉडी का अगर साइज होगा तो इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो किसी पॉइंट पे लग रहा होगा। तो यहां पे एक पॉइंट शो करो P। तो ध्यान है, P क्या है? P मेरा वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमने फोर्स क्या किया है? अप्लाई किया है। अब जैसे हम P पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करेंगे, कुछ टाइम बाद ये ब्लॉक मूव करके आगे पहुंच जाएगा। देखो है कि नहीं? वहां पर जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक का मास क्या है? m। ब्लॉक के ऊपर हमने क्या किया? कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया, और ये कांस्टेंट फोर्स हमने अप्लाई किया एट पॉइंट P। अच्छा, जैसे हम इस ब्लॉक पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं P पॉइंट पे, तो ये ब्लॉक आगे चला जाता है। अब देखो, जिस पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो P है, P को हम डिफाइन करते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो इसको हम बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अच्छा, अब जैसे हमने यहां पे फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स के कारण जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का यहां पे कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया वहां पे। अब मान लो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना? x, या फिर बोल दो r। तो F वहां पे फोर्स है जो किस पॉइंट पे लग रहा है? P पॉइंट पे लग रहा है, और इस फोर्स के कारण पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? r हुआ है। तो फिजिक्स में हम वर्क की बात कब करते हैं? तो देखो, फिजिक्स में वर्क की डेफिनेशन अलग है। फिजिक्स में हम वर्क की बात कब करेंगे? फिजिक्स में हम वर्क की बात करेंगे अगर बॉडी के किसी पॉइंट पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स के कारण पॉइंट का क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम बोलेंगे फिजिक्स के टर्म में कि इस पर्टिकुलर फोर्स ने बॉडी के ऊपर क्या किया है? वर्क परफॉर्म किया है। और जो भी वर्क होता है उसका फॉर्मूला लिखा जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे हम बोलेंगे वर्क को क्या लिखेंगे? वर्क को लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इक्वेशन हो जाएगी F इनटू R। तो F वहां पे फोर्स है और R वहां पे डिस्प्लेसमेंट है किसका? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। लेकिन ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलता है तो उस केस में हम बॉडी के साइज को क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं। वैसे हमें क्या देखना है? वैसे हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, अगर बॉडी के साइज को कंसीडर कर रहे हो। लेकिन अगर बॉडी के साइज को हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो ये जो ब्लॉक रहेगा, ये ब्लॉक तो एक पार्टिकल बन जाएगा, और जो भी फोर्स रहेगा वो फोर्स क्या होगा? इस पार्टिकल पे लग रहा होगा, और इस फोर्स के कारण इस पार्टिकल का वहां पे क्या हो रहा होगा? डिस्प्लेसमेंट R हो रहा होगा। वर्क डन का फॉर्मूला फिर से क्या होगा? F इंटू R होगा। लेकिन यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट किसका देख रहे होंगे? यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे होंगे बॉडी का। तो ये चीज ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। अगर बॉडी के साइज को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अगर बॉडी के साइज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट किसका देखा जाएगा? पूरी बॉडी का देखा जाएगा। लेकिन अगर हम साइज कंसीडर कर रहे हैं,
अगर हम बॉडी का साइज वहां पे क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, तो हम डिस्प्लेसमेंट केवल किसका देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तभी हम बोलेंगे फिजिक्स के टर्म में कि फोर्स ने वहां पे क्या किया है, वर्क परफॉर्म किया है। अच्छा, अगर मान लो इसी केस में ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया है कांस्टेंट, मान लो ये कांस्टेंट फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं एट एन एंगल थीटा, तो यहां पे कांस्टेंट फोर्स है और ये कांस्टेंट फोर्स हमने अप्लाई किया है एट एन एंगल थीटा। अच्छा, जब ये कांस्टेंट फोर्स हम अप्लाई करते हैं एट एन एंगल थीटा, तो यहां पे फोर्स के दो कंपोनेंट बनते हैं। अब एक कंपोनेंट यहां पे F cos थीटा होगा, दूसरा कंपोनेंट वहां पे क्या होगा, F sin थीटा होगा। अच्छा, फिर से बताओ, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, बताओ उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है। अभी भी हमने एजम्पशन लिया है कि जो भी ब्लॉक है वो ब्लॉक ग्राउंड के अलोंग चला, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट R हुआ, लेकिन फोर्स के किस कंपोनेंट के कारण हुआ, F sin थीटा ने नहीं मूव कराया, F cos थीटा ने मूव कराया। तो अब जो वर्क डन रहेगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो अगले स्टेप में रिजल्ट हो जाएगा एफ आर कॉस थीटा। अब ध्यान है, एफ क्या है, तो एफ यहां पे फोर्स वेक्टर है, आर क्या है, तो आर यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो एफ यहां पे फोर्स वेक्टर है, आर वहां पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा होगा तो वर्क डन को अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं वहां पे एफ डॉट आर। क्लियर? तो जब भी हम वर्क कैलकुलेट करेंगे, जब भी हम वर्क कैलकुलेट करेंगे तो वर्क का फॉर्मूला यहां पे यूज किया जाएगा एफ डॉट आर। एफ फोर्स वेक्टर है, आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और इनको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो एफ आर कॉस थीटा बनता है, और थीटा यहां पे एंगल होता है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो, इतना तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया वहां पे? तो सबसे पहले तुम वहां पे वर्क की डेफिनेशन लिखो, फिर आगे इसको हम वहां पे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो वर्क की डेफिनेशन लिखो वहां पे, वर्क इज सेड टू बी, work is said to be done by a force, work is said to be done by a force when the force produces displacement, work is said to be done by a force when it produces the displacement, when it produces the displacement in the body, when it produces the displacement in the body on which it acts in any direction, on which it acts in any direction except perpendicular to the direction of force, except perpendicular to the direction of force। तो आगे हम ये चीज डिस्कस करेंगे। या चाहो तो वर्क की सिंपल डेफिनेशन क्या है, तो लिखो वहां पे, वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स इफ इट प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट इन इट। Work is said to be done by a force on a body if it produces displacement in it। ये डेफिनेशन कब एप्लीकेबल होगी, जब हम बॉडी के साइज को क्या कर रहे होंगे, नेग्लेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन अगर बॉडी के साइज को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हो तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी, हमारी डेफिनेशन होगी वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इफ इट प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट, इफ इट प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो अगर वो फोर्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है तभी वहां पे हम किसकी बात करेंगे, वर्क की बात करेंगे। क्लियर? अब फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, फॉर्मूला तुम्हारा निकल के आ रहा है, जो भी वर्क डन है उसका फॉर्मूला निकल के आ रहा है एफ डॉट आर। अब सबसे पहला पॉइंट लिख लो, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है जब फोर्स हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तभी ये फॉर्मूला हमारा क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अब इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट क्या बन गया, रिजल्ट बन गया वहां पे एफ आर कॉस थीटा। जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट बन गया एफ आर कॉस थीटा, और थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
अब हमें मालूम है कि थीटा की वैल्यू अगर लेस देन 90 होगी, थीटा की वैल्यू अगर 90 से कम है तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो वर्क डन मेरा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो उस केस में वर्क डन मेरा नेगेटिव होगा, और थीटा अगर 90 डिग्री है तो वर्क डन वहां पे 0 होगा। अच्छा, आगे हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या है, नेगेटिव वर्क का मतलब है, जीरो वर्क का मतलब क्या है। लेकिन अभी देखो, वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है वहां पे किस पे? थीटा पे, वहां पे। अच्छा, जब भी हम वर्क की बात करते हैं तो लिखो वहां पे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी मेरी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकती है। तो वेक्टर क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं तो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, जीरो भी होती है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव वहां पे इंडिकेट करता है डायरेक्शन को। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक पार्टिकल है, पार्टिकल हॉरिजॉन्टली जा रहा है और उसकी वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकेंड है, तो -10 का मतलब है लेफ्ट की ओर जा रहा है, +10 का मतलब राइट की ओर जा रहा है। तो वेक्टर जब पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन को। लेकिन स्केलर क्वांटिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी जब पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो होंगी तो उनका मतलब डायरेक्शन नहीं होगा। अब यहां पे पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो का मतलब क्या है? तो देखो यहां पे मान लो हमारे पास कोई ब्लॉक है, देखो ना, मान लो यहां पे ग्राउंड था, यहां पे ग्राउंड है, ग्राउंड पे हमारे पास क्या है? यहां पे एक ब्लॉक है और ब्लॉक पे हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स F। जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक पे हम यहां पे क्या अप्लाई कर रहे हैं? ब्लॉक पे हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स F। और जब ब्लॉक पे हम फोर्स F अप्लाई करते हैं तो ये ब्लॉक कहां जाता है? आगे की ओर जाता है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी सरफेस है वो सरफेस यहां पे फ्रिक्शन लेस है। हम लोग जिस सरफेस की बात कर रहे हैं वो सरफेस यहां पे क्या है? फ्रिक्शन लेस है। अच्छा बताओ, जब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहां पे नॉर्मल होगा, mg होगा, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं होगा। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स कहां बन रहा है? राइट की ओर बन रहा है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स अगर राइट की ओर बन रहा है तो इसका मतलब है कि ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा, और ये ब्लॉक अगर एक्सेलरेट करेगा तो इसका मतलब है कि यहां पे वेलोसिटी अगर जीरो है तो यहां पे वेलोसिटी v हो जाएगी और वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। अच्छा बताओ, किसी बॉडी की वेलोसिटी अगर कंटिन्यूअसली बढ़ रही है तो बताओ उसकी एनर्जी भी क्या हो रही है? यहां पे एनर्जी का मतलब काइनेटिक है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है वहां पे? तो जब हम बोलते हैं वर्क डन पॉजिटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीज इन एनर्जी, इंक्रीज इन एनर्जी। तो वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो वो एनर्जी को वहां पे क्या करेगा? बढ़ाएगा। अच्छा, अब इसका उल्टा देखो, मान लो ये ब्लॉक पहले से ही मूव करता हुआ आ रहा है राइट की ओर, ये ब्लॉक पहले से ही राइट की ओर मूव करता हुआ आ रहा है और अब हम इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब बताओ, फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट है कि नहीं है? तो अगर मान लो हमने ब्लॉक को वेलोसिटी दी है राइट और फोर्स हम कहां अप्लाई कर रहे हैं? लेफ्ट की ओर, तो ये जो फोर्स रहेगा ये फोर्स वेलोसिटी को डिक्रीज कराएगा और एक टाइम आएगा जब ये ब्लॉक क्या होगा? रुक जाएगा। देखो है कि नहीं है? फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट है तो ये फोर्स ब्लॉक को क्या कर रहा होगा? रिटार्ड करा रहा होगा और एक टाइम आएगा जब ब्लॉक रुक जाएगा। बताओ ब्लॉक की एनर्जी क्या हो रही है? तो हम बोलेंगे ब्लॉक की एनर्जी वहां पे डिक्रीज कर रही है। तो जब हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क, तो नेगेटिव वर्क का मतलब होता है डिक्रीज इन एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी वो हम बाद में बात करेंगे। तो पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है एनर्जी का बढ़ना, नेगेटिव वर्क का मतलब होता है एनर्जी का घटना, और अगर वर्क जीरो है तो इसका मतलब है नो चेंज इन एनर्जी। तो यहां पे लिखो नो चेंज इन एनर्जी। देखो है कि नहीं यहां पे? तो अब तुम क्या बोलोगे? अब तुम बोलोगे वहां पे कि थीटा अगर लेस देन 90 है, ग्रेटर देन 90 और इक्वल्स टू 90 है,
तो उस केस में वर्क डन या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा। तो वर्क डन जब पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो होता है तो वो इंडिकेट करता है एनर्जी का बढ़ना, एनर्जी का घटना या फिर एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना। क्लियर? अच्छा, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो हमें मालूम है फोर्स का था mlt-2 इंटू एल, तो फॉर्मूला हो जाता है ml² t-2। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, SI सिस्टम की अगर हम बात करें तो SI सिस्टम में इसकी यूनिट होती है डायन, और अगर हम CGS की बात करें, SI या फिर बोलो MKS, तो MKS और SI में यूनिट होती है डायन, और CGS की बात करोगे तो वहां पे हो जाएगी अक्स। देखो है कि नहीं है? तो SI सिस्टम में डायन और CGS में वहां पे क्या हो गया? अक्स हो गया वहां पे। अच्छा, अब एक चीज और देखो वहां पे, मैंने अभी तुमसे क्या बोला? मैंने अभी तुमसे बोला कि फिजिक्स में हम वर्क की बात कब करेंगे? फिजिक्स में हम वर्क की बात करेंगे जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का वहां पे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अच्छा, पॉजिटिव वर्क कब होता है? पॉजिटिव वर्क होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स है, अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन पॉजिटिव है। जिस डायरेक्शन में फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट अगर उसके ऑपोजिट है तो वर्क डन वहां पे क्या है? नेगेटिव है। अब कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं और बताना है अब तुम्हें कि इस एग्जाम्पल में वर्क क्या है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लो यहां पे कि एक पर्सन है, और जो भी पर्सन है वो पर्सन ग्राउंड पे चल रहा है। तो हमारे पास यहां पे एक पर्सन है और ये पर्सन अब ग्राउंड पे चल रहा है, और देखो ये तुम्हें याद होगा कि जब भी हम ग्राउंड पे चलते हैं, जब भी हम ग्राउंड पे चलते हैं तो कभी भी हमारे दो पैर एक साथ ग्राउंड को टच नहीं करते हैं। चल रहे हैं या फिर हम दौड़ रहे हैं, तो जब भी हम ग्राउंड पे चलेंगे या दौड़ेंगे तो एक पैर क्या होगा? कांटेक्ट में आएगा, फिर दूसरा पैर उठ जाएगा, फिर दूसरा पैर कांटेक्ट में आएगा तो पहला वाला पैर क्या होगा? उठेगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे एक ही पैर ग्राउंड को क्या कर रहा होगा? टच कर रहा होगा वहां पे। अच्छा, जब हम यहां पे दौड़ते हैं राइट की ओर, तो रिजल्ट याद होगा, अगर हम ग्राउंड पे चल रहे हैं राइट की ओर, तो हम क्यों चल पा रहे हैं राइट की ओर? यहां पे एक तो हम शो करेंगे नॉर्मल, दूसरा शो करोगे mg, और तीसरा क्या शो करोगे? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? फ्रिक्शन लग रहा होगा राइट की ओर, और याद होगा फ्रिक्शन का नेचर यहां पे स्टैटिक होगा। अच्छा, तो फ्रिक्शन का नेचर स्टैटिक क्यों है? मैं क्यों बोल रहा हूं फ्रिक्शन का नेचर यहां पे स्टैटिक है? क्योंकि जब हम ग्राउंड पे चलेंगे, जब हम ग्राउंड पे चलते हैं तो कभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे ग्राउंड है, ये हमारा पैर कांटेक्ट में आया तो दूसरा पैर वहां पे क्या होता है? एयर में जाता है। अब बताओ, जिस टाइम पे ये पैर ग्राउंड को टच करता है, तो बताओ उस टाइम पे दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है क्या? जब हम ग्राउंड पे चलते हैं, चल के देखना, आप जब हम ग्राउंड पे चलते हैं तो एक पैर ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है, अब दूसरा पैर उठता है, लेकिन जो पैर ग्राउंड के कांटेक्ट में आया है, बताओ वो ग्राउंड पे स्लिप कर रहा है क्या? नहीं। वो अगर ग्राउंड पे स्लिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब है फ्रिक्शन का नेचर वहां पे क्या है? स्टैटिक है। अच्छा, अब फोर्स कहां लग रहा है? फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन राइट की ओर, डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है? राइट की ओर। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि इस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है? तो देख के हमें क्या लग रहा है? देख के हमें लग रहा है कि फोर्स भी राइट की ओर है, डिस्प्लेसमेंट भी राइट की ओर है, इसलिए वर्क मेरा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। देख के हमें क्या लग रहा है? देख के हमें लग रहा है कि फोर्स अगर राइट की ओर लग रहा है, फोर्स अगर राइट की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी राइट की ओर हो रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन इस केस में जो आंसर है, आंसर मेरा वहां पे जीरो है। अब क्यों जीरो है? क्योंकि मैंने तुमसे यह नहीं बोला है कि पर्सन को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करो, पर्सन का कुछ साइज है। अब बताओ, जिस टाइम पे ये पैर ग्राउंड को टच करेगा
बताओ फ्रिक्शन यहीं पे लगेगा कि नहीं लगेगा? जब ये पैर ग्राउंड को टच करेगा तो फ्रिक्शन उस टाइम पे इस पैर पे लग रहा है, इस पैर पे नहीं लग रहा है। जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी का वो तो इस पैर के कारण होता है। भाई ये पैर ग्राउंड को टच कर गया, अब मैं अगला पैर आगे बढ़ाऊंगा, तो जब मैं अगला पैर आगे बढ़ाऊंगा तो अगले पैर के कारण मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब बताओ जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट उस टाइम पे 0 है, तो हम बोलेंगे वर्क डन यहां पे क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय द फ्रिक्शन यहां पे 0 होगा। समझ में? जिस जगह या जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तभी हम फिजिक्स के टर्म में बोलेंगे कि वहां पे क्या हुआ है? वर्क हुआ है। क्लियर? वहां पे दूसरा एग्जांपल लो। दूसरा एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं कि हमारे पास सपोज करो इस तरह से स्टेयर्स हैं, ये हमारी स्टेयर्स है और इस स्टेयर्स पे पर्सन क्या हो रहा है? चढ़ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास एक पर्सन है और ये जो पर्सन है ये पर्सन अब स्टेप पे क्या हो रहा है? चल रहा है। और जब ये पर्सन स्टेप पे चलेगा तो कुछ टाइम बाद ये पर्सन ये जो पर्सन रहेगा, देखो ये पर्सन वहां पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? आप देखो ऐसा है कि नहीं होगा? अच्छा, अब इस केस में जब पर्सन इस तरह से ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो पर्सन यहां पे कुछ टाइम बाद पर्सन यहां कहीं पहुंचा तो पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? पर्सन का डिस्प्लेसमेंट h हो गया। किस डायरेक्शन में? y एक्सिस के अलोंग। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं यहां पे कि वर्क डन बाय द नॉर्मल का वर्क क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है? तो क्या बोलोगे? नॉर्मल कब डेवलप होगी? नॉर्मल डेवलप होगी जब भी पर्सन इस स्टेप पे क्या रखेगा? पैर रखेगा। तो अभी इस स्टेप पे पैर रखा तो यहां पे नॉर्मल डेवलप होगी और नॉर्मल तुम्हारी इस डायरेक्शन में लग रही होगी। अब ऑब्जर्व करो फिर से जरा, बताओ जिस पैर पे नॉर्मल लग रही है, बताओ वो पैर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो इस पैर का हो रहा है, इसके कारण बॉडी ऊपर की ओर बढ़ रही है। तो हम अगेन यहां पे बोलेंगे जिस पॉइंट पे फोर्स लगा उसका डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क डन अगेन यहां पे क्या हो गया? 0। तो इस केस में नॉर्मल का वर्क यहां पे क्या होगा? 0 होगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे देखो कुछ टाइम बाद में बोल रहा हूं यहां पे ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर हमने एक बॉल को क्या किया? रिलीज किया है, थ्रो किया। ग्राउंड है, ग्राउंड पे हमने एक बॉल को क्या किया? रिलीज किया है, थ्रो किया। लेकिन मान लो ये बॉल रबर की है, बॉल रबर की है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो बॉल है उसका मटेरियल इलास्टिक है। यहां पे हम जिस बॉल की बात कर रहे हैं उस बॉल का नेचर यहां पे कैसा है? इलास्टिक है। अब जैसी ये इलास्टिक बॉल इससे टकराती है ग्राउंड से, जैसी ये बॉल ग्राउंड से टकराएगी तो ग्राउंड इस बॉल के ऊपर क्या अप्लाई करेगा? नॉर्मल अप्लाई करेगा। अब देखो ग्राउंड नॉर्मल अप्लाई कर रहा है, बॉल के पास वेलोसिटी है, तो ये बॉल इस तरह से पहले डिप्रेस्ड हो गया, कंप्रेस होती है या डिफॉर्म होती है। तो बॉल जब टकराएगी तो बॉल पहले डिफॉर्म होगी, उसके कुछ टाइम बाद ये बॉल अपना शेप कंप्लीटली क्या करेगी? रिगेन करेगी और उसके बाद ये बॉल रिबाउंड होके ऊपर चली जाती है। तो इतना सब कुछ होता है कोलिजन के टाइम पे। बॉल टकराएगी, पहले डिफॉर्म करेगी, उसके बाद अपना शेप क्या कर लेगी? रिगेन करेगी, और अपना शेप रिगेन करने के बाद ये बॉडी क्या कर जाएगी? रिबाउंड कर जाएगी वहां पे। अब बताओ इस केस में जब ये बॉडी रिबाउंड करेगी
इस केस में जब ये बॉडी रिबाउंड करेगी तो उस केस में अगर तुमसे पूछता हूं कि नॉर्मल ने वर्क कैसा परफॉर्म किया, तो अगेन हमारा आंसर क्या है कि वर्क डन बाय नॉर्मल 0। अच्छा, अब क्यों 0 है नॉर्मल का वर्क? तो नॉर्मल का वर्क 0 क्यों है? क्योंकि नॉर्मल इस पॉइंट पे लग रही है। बताओ, इस पॉइंट ने कभी भी कांटेक्ट छोड़ा क्या? यानी ऐसा तो नहीं कि नॉर्मल लग रही है उसके कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे देखो, ये डस्टर है, ये डस्टर है, डस्टर पे मैंने यहां कहीं फोर्स लगाया। अब बताओ, जब हम फोर्स लगाते हैं तो डस्टर आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जैसे ये डस्टर है, डस्टर पे हमने फोर्स लगाया, तो जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट का वहां पे क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन यहां पे जिस जगह फोर्स लग रहा है उस फोर्स का उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं। जब इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो नॉर्मल लगना बंद हो गई। इसका मतलब है कि जब तक नॉर्मल लग रही है तब तक इस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, और इस पॉइंट का अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन बाय द नॉर्मल वहां पे क्या होगा? 0 होगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लिखो वहां पे। ये भी एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हमारे पास स्ट्रिंग है, हमारे पास यहां पे एक स्ट्रिंग है और यहां कहीं एक पर्सन है। तो हमारे पास स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को यहां पे एक पर्सन ने क्या करके रखा है? होल्ड करके रखा है। अब कुछ टाइम बाद क्या हो रहा है? कुछ टाइम बाद ये पर्सन स्ट्रिंग के थ्रू ऊपर की ओर क्या कर रहा है? क्लाइंब कर रहा है। अब ऐसा कई बार देखा होगा बचपन में कि रस्सी हैंग करती है और रस्सी को पकड़ के हम क्या करते हैं? ऊपर की ओर क्लाइंब करते हैं। अब कुछ टाइम बाद ये जो पर्सन है, ये पर्सन क्लाइंब करता हुआ यहां कहीं पहुंच गया। तो कुछ टाइम बाद ये जो पर्सन है, ये पर्सन क्लाइंब करता हुआ ऊपर की ओर पहुंच गया, और जब ये क्लाइंब करता ऊपर की ओर पहुंचा तो इसका डिस्प्लेसमेंट वहां पे y आ गया। कुछ टाइम बाद जब ये पर्सन क्लाइंब करता हुआ यहां पहुंचा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? उसका डिस्प्लेसमेंट आ गया वहां पे y। अच्छा, अब ये बताओ, जब हम रोप को ऐसा पकड़ते हैं, जब हम रोप को ऐसा पकड़ेंगे तो रोप क्या करेगी? रोप टाइट हो जाती है, और रोप अगर टाइट हो जाती है तो रोप हमारे ऊपर, हमारे हाथ के ऊपर क्या अप्लाई करती है? टेंशन अप्लाई करती है। तो अगर हम पर्सन की बात करें, अगर हम पर्सन की बात कर रहे हैं तो पर्सन के हाथ के ऊपर टेंशन ऊपर आ रहा है, mg नीचे आ रहा है। पर्सन के अगर हाथ पे देखें तो पर्सन के हाथ पे टेंशन कहां है? ऊपर की ओर है। पर्सन के हाथ पे टेंशन क्या है? ऊपर की ओर है। और mg जो है, mg वहां पे क्या है? mg वहां पे नीचे की ओर है। देखो है कि नहीं यहां पे? तो पर्सन के हाथ में टेंशन ऊपर है, mg नीचे है। पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? ऊपर की ओर हो रहा है। तो देख के तो क्या लग रहा है? फोर्स ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर। फोर्स ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि वर्क डन बाय द टेंशन क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है? तो अब तुम क्या बोलोगे? इस केस में पर्सन के ऊपर टेंशन का वर्क पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है? तो देख के ऐसा लग रहा है कि वर्क डन बाय टेंशन पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है वर्क डन बाय द टेंशन इस केस में क्या है? 0 है। क्यों 0 है? तो इसको समझो जरा। जैसे ये तुम्हारी रोप है, ये तुम्हारी रोप है, रोप को हमने ऐसे पकड़ा है। अब कभी भी रोप पे अगर तुम क्लाइंब करने की कोशिश करोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि दोनों हाथ हमेशा रोप पे रहेंगे। जैसे ये हाथ रोप पे है, अब कुछ टाइम बाद हम ये नीचे हाथ छोड़ेंगे और नीचे हाथ छोड़ के हम हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। अब बताओ, जब हम हाथ को ऊपर लेके जा रहे हैं तो टेंशन कहां लग रहा है? इस हाथ में नहीं लग रहा है, टेंशन इस हाथ में लग रहा है। अब बताओ, जिस हाथ में टेंशन लग रहा है उस हाथ का कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं। हम ये हाथ से ऊपर पकड़ते हैं, ये हाथ ऊपर गया, हमने रोप को यहां पकड़ा। अब उसके बाद क्या होगा? हम रोप को यहां पकड़ेंगे, फिर ये हाथ छोड़ देंगे, फिर हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे। अब बताओ, जब ये हाथ ऊपर की ओर बढ़ रहा है, टेंशन यहां पे लग रहा है,
तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है बताओ उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो हम यहां पे बोलेंगे वर्क डन बाय द टेंशन, वहां पे क्या है, 0 है। तो ये पर्सन का वहां पे हाथ है, ये तुम्हारा टेंशन है, लेकिन जिस पॉइंट पे टेंशन लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट 0। तो हम बोलेंगे इस केस में वर्क डन बाय द टेंशन क्या हो गया, 0 हो गया। अब ध्यान है, इन सभी केस में देखो, इन सभी केस में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इन सभी केस में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या बोला है, बॉडी का साइज अगर कंसिडर कर रहे हो, अगर तुम बॉडी का साइज वहां पे कंसिडर कर रहे हो तो हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। लेकिन बॉडी का साइज अगर नहीं है तो हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे पूरी बॉडी का। तो ऐसे फिजिक्स में कई जगह एग्जांपल आएंगे जहां पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा लेकिन स्टिल हम बोलेंगे वर्क डन 0 है। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का वहां पे क्या हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा होगा। देखो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया वहां पे? फिर देखो वहां पे अब मैं तुमसे यहां पे बोल रहा हूं कि यहां पे ब्लॉक था, है ना, यहां पे एक ब्लॉक था, ब्लॉक का मास m था, ब्लॉक पे हमने अप्लाई किया था कांस्टेंट फोर्स। तो जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर हमने क्या किया, ब्लॉक के ऊपर हमने कांस्टेंट फोर्स वहां पे अप्लाई किया। अच्छा, जब ये ब्लॉक कांस्टेंट फोर्स से मूव करता है तो इसके ऊपर हम शो करते हैं नॉर्मल भी, इसके ऊपर हम क्या शो करते हैं, mg भी। अच्छा, मान लो यहां पे सरफेस रफ है, मान लो सरफेस यहां पे रफ है। अच्छा, सरफेस यहां पे रफ होगा तो यहां पे डेवलप होगा फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक। अब जैसे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये ब्लॉक स्लाइड करता हुआ आगे पहुंच गया और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ r। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूं कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कितना है, इस F फोर्स ने कितना वर्क परफॉर्म किया। तो अब तुम क्या बोलोगे, फोर्स लग रहा है राइट की ओर, डिस्प्लेसमेंट भी राइट की ओर, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला था एफ आर कॉस थीटा। फोर्स अगर राइट की ओर है, डिस्प्लेसमेंट राइट की ओर है, तो हम लोग बोलते हैं थीटा 0 डिग्री है। और थीटा अगर 0 होता है तो cos 0 1 होता है, तो cos 0 की वैल्यू 1 पुट कर दो। cos 0 1 पुट करोगे तो वर्क हो जाएगा F इंटू आर। तो इस केस में अप्लाइड फोर्स ने वर्क कितना परफॉर्म किया, अप्लाइड फोर्स ने वर्क परफॉर्म किया F इंटू आर। अच्छा, इस केस में अगर तुम्हें पूछता हूं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना, तो अब क्या बोलोगे, फ्रिक्शन कहां लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है लेफ्ट की ओर। जो भी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन लग रहा है लेफ्ट की ओर, और डिस्प्लेसमेंट कहां लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है लेफ्ट की ओर, डिस्प्लेसमेंट लग रहा है वहां पे राइट की ओर। बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों बीच में एंगल 180 है। और ध्यान रखना वहां पे फोर्स अगर आगे है, डिस्प्लेसमेंट या फोर्स पीछे है, फोर्स पीछे है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो एंगल वहां पे 180 होता है और cos 180 की वैल्यू -1 होती है। जैसे cos 0 1 होता है तो cos 180 -1 होता है। तो कई लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो याद रखो, cos 180 की वैल्यू यहां -1 पुट कर दो यहां पे, तो cos 180 -1 पुट करोगे तो वर्क डन हो जाएगा वहां पे -F इंटू आर। देखो है कि नहीं है, तो F का वर्क F इंटू आर, फ्रिक्शन का वर्क -F इंटू आर। अच्छा, मैं तुमसे पूछता हूं कि वर्क डन बाय नॉर्मल कितना। अब बताओ नॉर्मल के वर्क के बारे में क्या बोलोगे, तो तुम बोलोगे नॉर्मल कहां लग रहा है, ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, राइट की ओर, दोनों के बीच में एंगल 90 है और cos 90 0 होता है। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे तो ध्यान रखना उस केस में वर्क डन 0 होगा। तो नॉर्मल का वर्क 0 होगा, ग्रेविटी का वर्क भी क्या होगा, 0 होगा।
तो ये सब तुम्हारे इंडिविजुअल फोर्स हैं जिन्होंने क्या किया है, वर्क परफॉर्म किया है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछता हूं डब्ल्यू आर क्या है, तो डब्ल्यू आर को हम बोलते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो अब बताना है यहां पे कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या होगा। तो ध्यान रखना, वर्क हमारी स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी होगी तो उसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो वर्क डन बाय एफ, वर्क डन बाय एफ के, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे सभी फोर्स के वर्क को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सबके वर्क को ऐड करोगे, सबके वर्क को ऐड करोगे तो रिजल्ट यहां पे क्या होगा, अच्छा यहां पे एफ के लिखना, और ध्यान है एफ के जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहां पे हो जाएगा माइनस एफ के आर, एफ आर सबको ऐड करोगे तो रिजल्ट आएगा एफ माइनस एफ के इंटू आर। यही होगा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। इसको हम वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस भी बोलते हैं, या फिर इसको हम कई बार बोलते हैं वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स। इतना बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? वहां पे मैंने क्या बोला, वहां पे एक तो होता है वर्क डन बाय अ पर्टिकुलर फोर्स और एक होता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो जब भी हमें सभी फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना होगा तो हम सबका वर्क इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे और सबको हम साइन के साथ ऐड कर देंगे, तो वहां पे हमें मिल जाएगा टोटल वर्क। क्लियर हुई? क्लियर इतना वहां पे? अच्छा एक चीज और समझो, जैसे डस्टर है, अब इस डस्टर को मैं नीचे लेके गया, इस डस्टर को मैं नीचे लेके गया। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि मैंने कैसा वर्क परफॉर्म किया, फिर से देखो ये डस्टर है, डस्टर को मैं नीचे लेके गया, तो अब बताना है कि अगर मैं डस्टर को नीचे लेके गया तो मैंने वर्क कैसा परफॉर्म किया। मैंने वर्क पॉजिटिव परफॉर्म किया, नेगेटिव वर्क परफॉर्म किया, जीरो वर्क परफॉर्म किया। तो डस्टर का डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, तो ये जो डस्टर है, ये डस्टर इस तरह से मेरे हाथ में, देखो ऐसा है कि नहीं है, तो जो भी डस्टर है, डस्टर मेरे हाथ पे है। अच्छा मैं अपने हाथ को कहां लेके जा रहा हूं, तो मैं अपने हाथ को नीचे लेके आ रहा हूं, तो मैं अपने हाथ को नीचे लेके आ रहा हूं, तो डस्टर का डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, नीचे हो रहा है। लेकिन मैंने क्या पूछा है, मैंने पूछा है मैंने कैसा वर्क परफॉर्म किया। तो बताओ मैं कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो मेरा जो हाथ रहेगा वो इसके ऊपर नॉर्मल अप्लाई कर रहा होगा, और कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है क्या मेरा हाथ, तो मेरा जो हाथ रहेगा वो इसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहा है, नॉर्मल ऊपर की ओर अप्लाई कर रहा है। मेरा हाथ फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, नीचे की ओर। बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180। तो हम बोलेंगे वर्क डन यहां पे नेगेटिव है, कैलकुलेट नहीं करना है हमें, केवल बताना है कि वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव या जीरो है। तो हम बोलेंगे इस केस में वर्क डन हमारा वहां पे क्या है, नेगेटिव है वहां पे। क्लियर? अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम आगे वहां पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो देखो पहली जो प्रॉपर्टी आ रही है वहां पे, वो देखो जरा। अब पहली प्रॉपर्टी हम क्या बोल रहे हैं, पहली प्रॉपर्टी हम बोल रहे हैं कि ये है ग्राउंड। तो यहां पे हम शो कर रहे हैं ग्राउंड, और ग्राउंड के ऊपर यहां कहीं हमारे पास एक ब्लॉक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे हमारे पास यहां कहीं क्या है, एक ब्लॉक है। अच्छा अब इस ब्लॉक पे हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कितने न्यूटन का, मान लो 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और जब हम 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये ब्लॉक राइट की ओर जाता है, और मान लो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होता है 10 मीटर। तो ब्लॉक के ऊपर हमने 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया,
ब्लॉक पे हमने 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, जिसके कारण ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ, 10 मीटर राइट की ओर हुआ। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या होगा, तो फोर्स भी राइट की ओर, डिस्प्लेसमेंट भी राइट की ओर, तो पॉजिटिव वर्क है कि नहीं है। और कितना वर्क होगा, ये वर्क होगा 20 इंटू 10 और ये हो जाएगा 200 जूल। तो अगर कोई पूछता है वर्क कितना हुआ, तो ये हो जाएगा वर्क जो होगा, वर्क हो जाएगा वहां पे कितना, 200 जूल। देखो है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, अब मैं इसी केस में तुमसे बोलता हूं कि फोर्स को प्लॉट करो, किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो y एक्सिस पे मैंने फोर्स लिया है, x पे मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया है। अच्छा ना, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ है, तो मैंने स्केल पे क्या किया, 1 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर मान लिया। तो 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो हम स्केल में क्या कर रहे हैं, हर एक सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर के बराबर मान रहे हैं, और y एक्सिस पे हर एक 5 सेंटीमीटर को हम 5 न्यूटन का फोर्स पकड़ रहे हैं। तो इस तरह से 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, इस तरह से हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट किया है। अच्छा ध्यान ना, फोर्स पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है। अगर तुमसे पूछूंगा कि ग्राफ कैसा होगा, तो हम बोलेंगे 10 तक अगर देखोगे तो ग्राफ बताओ इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा वहां पे। अच्छा, अब ये बताओ यहां पे कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का है। बताओ इस ग्राफ का एरिया क्या है। तो इस ग्राफ का अगर एरिया कैलकुलेट करोगे तो वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हो गया 10, ये मीटर है, इसको कर देना मीटर में, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। तो अब तुम क्या बोलोगे, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये हो जाएगा 100 जूल, क्योंकि न्यूटन इंटू मीटर क्या हो गया, जूल। तो हम इस केस में बोलेंगे वर्क डन मेरा यहां पे क्या है, 100 जूल है, और वर्क डन यहां पे कितना निकल, अच्छा 20 था क्या फोर्स, फोर्स 20 था, एक मिनट, तो यहां पे फोर्स आएगा 20, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है, ये जो एरिया निकल के आएगा वो आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 200 जूल। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी निकल के आती है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया रहेगा वो हमें वर्क डन देगा। समझ में। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखवा रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स द वर्क डन बाय द फोर्स। तो इस फोर्स ने कितना वर्क परफॉर्म किया है, इस फोर्स ने वर्क परफॉर्म किया है वहां पे 200 जूल। तो 200 जूल का वर्क हुआ है, और मैंने क्या बोला है, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया होगा तो उसका हम क्या करेंगे, एरिया कंसिडर कर लेंगे। अच्छा अब ये भी ध्यान रखना, एरिया हमें साइन के साथ कंसिडर करना है। अच्छा तो इसी केस में मान लो ब्लॉक पहले से ही चल रहा है कुछ वेलोसिटी से, और हमने फोर्स ऐसा लगाना स्टार्ट कर दिया। अब फोर्स लग रहा है लेफ्ट की ओर, डिस्प्लेसमेंट राइट की ओर, तो हमें मालूम है एंगल 180, तो वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए। अच्छा अब यहां पे अगर तुम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट करोगे तो फोर्स नेगेटिव है, तो नेगेटिव यहां पे होगा ही नहीं होगा, -5 न्यूटन, -10 न्यूटन, -15, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा वहां पे भाई, फोर्स पॉजिटिव ऊपर आएगा, नेगेटिव नीचे जाएगा। तो हम जब भी प्लॉट करेंगे तो हमेशा हमें एरिया साइन के साथ लेना है। तो ये लेंथ नेगेटिव, ब्रेड्थ पॉजिटिव, तो हम बोलेंगे वर्क डन क्या हो गया, -20 इंटू 10, दैट इज -200 जूल। तो जब भी हम एरिया कंसिडर करेंगे तो एरिया हमेशा हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में साइन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जो एरिया आएगा वही हमारा वहां पे क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा वहां पे। फिर देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो वहां पे,
अब देखो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है कि ये तो हो गया वहां पे ग्राउंड, ये है हमारा ग्राउंड, ग्राउंड पे यहां कहीं शो कर रहे हैं वॉल, और यहां कहीं हमारे पास एक ट्रॉली है। और इस ट्रॉली के अंदर यहां कहीं एक ब्लॉक रखा हुआ है। अच्छा, ट्रॉली कितने डिस्टेंस पे है, तो ट्रॉली है एट अ डिस्टेंस x0 फ्रॉम द वॉल। तो जो भी ट्रॉली है, ये ट्रॉली है कितने डिस्टेंस पे, ये ट्रॉली है एट अ डिस्टेंस x0 फ्रॉम द वॉल। अच्छा, अब क्या हो रहा है, इस ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ट्रॉली अभी रेस्ट में है, ट्रॉली अभी रेस्ट में है और ट्रॉली कितने डिस्टेंस पे है, एट अ डिस्टेंस x0 फ्रॉम द वॉल है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और जैसे ही हम इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसी टाइम पे ये ट्रॉली भी चलना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही हमने ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई किया, ये ट्रॉली भी क्या हो गई, चलना स्टार्ट कर गई। कुछ टाइम बाद ट्रॉली यहां कहीं पहुंच गई, कुछ टाइम बाद ट्रॉली यहां कहीं पहुंच गई और ब्लॉक यहां कहीं आ गया। तो ट्रॉली के अंदर ब्लॉक रखा था, ब्लॉक को हमने खींचना स्टार्ट किया, और जिस इंस्टेंट पे हम ब्लॉक को खींच रहे हैं उसी टाइम पे ट्रॉली कहां चलना स्टार्ट कर रही है, राइट की ओर चलना स्टार्ट कर रही है। अच्छा, ट्रॉली यहां पे थी, कुछ टाइम बाद ट्रॉली यहां कहीं पहुंच गई, तो ट्रॉली का डिस्प्लेसमेंट हो गया x1। देखो है कि नहीं है। अच्छा, अब ब्लॉक को देखो, ब्लॉक ट्रॉली के अंदर यहां कहीं था, कुछ टाइम बाद ब्लॉक यहां कहीं पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मान लो x2। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स कितना। मैं पूछ रहा हूं वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स कितना। अब चार ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, इस फोर्स की बात कर रहा है, तो बोल रहा है F इंटू x1 प्लस x2। सेकेंड केस में वर्क डन बोल रहा है F इंटू x1। थर्ड केस में वर्क डन बोल रहा है F इंटू x2। फोर्थ केस में वर्क डन जो आ रहा है वो आ रहा है F x0 प्लस x1 प्लस x2। x0 प्लस x1 प्लस वहां पे क्या हो गया x2। बताओ यही हमारा वर्क डन है कि नहीं है वहां पे। ये मैंने चार ऑप्शन दिए हैं। मैंने तुमसे क्या पूछा है, मैंने तुमसे पूछा है कि यहां पे ये जो फोर्स F है वो कितना वर्क परफॉर्म कर रहा है, और चार ऑप्शन दिए हैं। अब बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। तो देखो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है। मान लो हमारे पास एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है। हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, तो ये ऑब्जर्वर कहां पे है, ये ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम पे है। अच्छा, अब ये बताओ जो ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम पे होगा, जो ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम पे होगा उसके लिए ब्लॉक यहां पे था, उसके लिए ब्लॉक यहां पे था। कुछ टाइम बाद ब्लॉक यहां कहीं पहुंच गया, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट हुआ x1 प्लस x2। तो ये जो ऑब्जर्वर रहेगा, इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग तो वर्क डन हो जाएगा F इंटू x1 प्लस x2। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक और ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर ट्रॉली के अंदर बैठा है। तो हम अब बात कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। अच्छा बताओ, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, अगर ट्रॉली के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो तब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि ब्लॉक तो पहले यहां पे था, कुछ टाइम बाद ब्लॉक यहां पहुंच गया, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x2 हुआ। फोर्स भी लग रहा है आगे, डिस्प्लेसमेंट भी आगे लग रहा है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा F इंटू x2। तो तब इस केस में कौन सा आंसर सही है,
अब मैं तुमसे पूछता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, बताओ तुम क्या बोलोगे, कौन सा ऑप्शन यहां पे सही है। तो ये चीज ध्यान रखना है, जब भी हम वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क डन का हमने फॉर्मूला लिखा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये हमेशा है प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेम। प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेम का मतलब है कि अगर हम फ्रेम चेंज कर दें तो हर फ्रेम पे जाके बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हमें क्या होगा, अलग अलग दिखाई देगा वहां पे। तो मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, अगर ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट x1 प्लस x2 है। ट्रॉली के रेस्पेक्ट में अगर देख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, x2 है। इसका मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है, वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट। जो भी वर्क डन है, वर्क डन मेरा वहां पे क्या है, फ्रेम डिपेंडेंट है। फ्रेम डिपेंडेंट का मतलब है कि जब भी हम फ्रेम चेंज करेंगे वर्क डन भी तुम्हारा वहां पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर फ्रेम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी रही है तो इसका मतलब है कि जो भी वर्क है वो हमेशा हम कैलकुलेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हम ये मान के चलेंगे कि वर्क डन हम कैलकुलेट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। लेकिन अगर फ्रेम मेंशन कर रहा है तो उसी फ्रेम पे जाके हम वर्क को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो आज मैंने दो प्रॉपर्टी डिस्कस करी वर्क की। एक तो क्या है कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स द वर्क डन बाय द फोर्स, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखवाई है, वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट। जब भी हम फ्रेम को चेंज करेंगे तो वर्क डन वहां पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो आज जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें केवल वर्क का इंट्रोडक्शन है कि वर्क पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, जीरो कब है, साइज अगर दिया है तो हम किसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, साइज अगर नहीं दिया गया है तो हम किसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, सिंगल फोर्स का वर्क कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ फोर्सेस होंगे तो उसका वर्क कैसे निकलेगा। तो ये चीज आज मैंने डिस्कस करी है। अब जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के वर्क कैलकुलेट करेंगे। अब देखो कौन कौन से फोर्स होंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी का केस लेंगे, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स। तो इन सभी का वर्क वहां पे हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। कब, नेक्स्ट क्लास में। क्लियर। तो अभी तुम्हें करना क्या है, अभी तुम्हें केवल वर्क का जो इंट्रोडक्शन है वो केवल पढ़ के देखना है। तो नोट डाउन कर लो इसको।